हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। जी हां, इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इस लेक्चर के बाद जो आपका एमसीक्यू सेशन आने वाला था वो सेशन कैंसिल हो गया है। अरे सर, क्यों कैंसिल कर दिया? बच्चों कुछ काम आ गया, आप भी जानते हैं, उद्देश्य रेगुलर का लॉन्च आ गया है दूसरे का, और उस टाइम पे चैनल बिजी है। तो हमने क्या किया है, उस जो सेशन को हमने प्रोस्पेक्टस के एमसीक्यू के सेशन के साथ मर्ज कर दिया है। तो प्रोस्पेक्टस और दोनों का एमसीक्यू सेशन एक साथ लिया जाएगा। आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होके आना एमसीक्यू सेशन के लिए। मैंने लेवल एमसीक्यूज का इंक्रीज कर दिया है। हाँ, इंक्रीज कर दिया। चैप्टर 1 का जैसा था उससे थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर अगले चैप्टर में थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही तो मजा आएगा ना बच्चा। ओके सर, पढ़ाना स्टार्ट करो। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 किस बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 3 अगर मेनली बात करी जाए तो यह बताता है, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं और पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 7 लोगों की जरूरत तो पड़ने वाली है कंपनी बनाने के लिए, 7 या 7 से ज्यादा लोगों की। और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी कंपनी बनाने के लिए, जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम्स बनेंगे। लेकिन अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहते हैं तो 1 पर्सन से भी काम चल जाएगा। यानी पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग, और 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 पर्सन। इतनी रिक्वायरमेंट हमें है एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए। ओके सर। देन इस पॉइंट के बाद ये सेक्शन 3 थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और 1 पर्सन कंपनी की तरफ चला जाता है। ये कहता है कि अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो तो उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी क्लॉज का डालना जरूरी है। यानी उस पर्सन का नाम लिखना जरूरी है जो कि मेंबर की डेथ, अगर मेंबर की डेथ हो गई या 1 पर्सन के मेंबर की इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उस केस में उसकी जगह नया मेंबर कौन बनेगा उसका नाम। लेकिन नॉमिनी क्लॉज में उसका नाम ही नहीं लिखना है, साथ में उसकी रिटर्न कंसेंट भी आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी। जब 1 पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए तुम बाकी डॉक्यूमेंट्स दे रहे होंगे तो उसके साथ ये रिटर्न कंसेंट भी दे देना कि वो पर्सन एग्री कर रहा है क्या बनने के लिए, नॉमिनी बनने के लिए। क्या वो पर्सन कंसेंट देने के बाद में अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? लॉ कहता है बिल्कुल, दैट पर्सन में विड्रॉ हिज कंसेंट इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब कहां दिया गया मेरे बच्चा? रूल्स में दिया गया है। उसके बाद क्या मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी बदल सकता है क्या नॉमिनी का नाम? बिल्कुल बदल सकता है। अगर नॉमिनी अपनी कंसेंट वापस ले सकता है तो मेंबर को भी यह पावर दी गई है कि वो अपने पुराने नॉमिनी को चेंज करके नए नॉमिनी का नाम दे सकता है। लेकिन इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देता है? वो कंपनी को नोटिस देता है। और कंपनी किसको नोटिस देती है? आरओसी को नोटिस देती है। सो ये मेंबर की ड्यूटी होती है कि वो कंपनी को इंटीमेट करे, और कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो किसको इंटीमेट करे? आरओसी को इंटीमेट करे विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप नॉमिनी क्लॉज चेंज कर रहे हो, यानी नॉमिनी का नाम बदल रहे हो, तो लॉ की नजरों में उसे मेमोरेंडम का अल्टरेशन माना नहीं जाएगा। यानी वहां पर सेक्शन 13 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन से ही काम चल जाएगा। ओके सर। कंपनी जो आप बना रहे हो प्राइवेट पब्लिक 1 पर्सन कंपनी तो ठीक है, लेकिन अगर आप लायबिलिटी के एंगल से देखोगे तो या तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या वो एक अनलिमिटेड कंपनी होगी। ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन आता है मेरे बच्चा सेक्शन नंबर 3A। जी हां, सेक्शन नंबर 3A बोलता है कि अगर किसी कंपनी में, अगर पब्लिक कंपनी के केस में 7 से मेंबर कम हो गए और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से मेंबर कम हो गए, और वो कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू रखती है 6 महीने से ज्यादा बिना मेंबर्स को रीइंस्टेट करे, यानी नए मेंबर्स लाए जो कि मिनिमम लेवल तक पहुंचने के लिए, तो वहां पर उस केस में जितने भी मेंबर्स इस बारे में अवेयर थे, जानते थे कि मेंबर्स का नंबर कम हो चुका है मिनिमम रिक्वायरमेंट से, उन सब की सौरेली लायबिलिटी होगी फॉर द डेट्स
जो कंपनी ने इंकर करे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट 6 मंथ। तो यही बात यहां पे लिखी है कि अगर किसी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 7 से कम और प्राइवेट कंपनी से 2 से कम अगर मेंबर्स हो जाते हैं और कंपनी अपना धंधा 6 महीने से ज्यादा कैरी करती है, तो ये जो कम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिन्हें उस बारे में अवेयर थे कि भैया नंबर कम हो चुके हैं, तो उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, सवरल लायबल हो जाएगी। कंपनी के होल डेट्स के लिए, कंपनी के होल डेट्स के लिए वो लायबल हो जाएंगे। किसके लिए? कंपनी के। तो क्या पॉइंट है? 7, 2, 6 महीना और उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सवरली लायबल फॉर होल डेट्स, सेक्शन 3A। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, कि अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है सेक्शन 7 के अंदर तो क्या करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसमें हम आरओसी के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं स्पाइस प्लस फॉर्म में। आरओसी, कौन सा आरओसी? क्योंकि इंडिया में तो बहुत आरओसी है। जिसकी जुरिस्डिक्शन में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आने वाला है, उस आरओसी के पास आपका एप्लीकेशन जाएगा। वो फॉर्म तो भरोगे ही भरोगे, स्पाइस प्लस फॉर्म, साथ में बड़ी सारी अटैचमेंट्स जाती है, साथ में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो वो कौन कौन सी अटैचमेंट, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर कौन कौन सी है? पहला होता है साइंड एमओए, दूसरा होता है साइंड एओए। सर किसके साइंड होंगे बेटा? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम के साइन होंगे। साइंड एमओए, साइंड एओए। ओके सर। देन डिक्लेरेशन जाएगी। क्या डिक्लेरेशन जाएगी? कौन देगा? सीए दे सकता है, एडवोकेट दे सकता है, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट दे सकता है। इन प्रैक्टिस जो पर्सन इन्वॉल्व था कंपनी की फॉर्मेशन में एज अ प्रोफेशनल, जो हेल्प कर रहा था, साथ ही साथ कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिसका नाम एज डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी लिखा होगा, उसको ये डिक्लेरेशन देनी होगी। बट उस डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज एक्ट 2013 की सारी रिक्वायरमेंट और कंपनी रूल्स की सारी रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट इंसिडेंटल और जरूरी थी कंपनी को बनाने के लिए, वो सारी कंप्लाई कर दी है। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और डिक्लेरेशन जाएगा। ये डिक्लेरेशन कौन देते हैं? एक तो सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर जिनका नाम अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, वो ये डिक्लेरेशन देंगे। सर क्या डिक्लेरेशन देंगे? कि भैया वो नॉट कन्विक्ट, कोई भी ऑफेंस के कन्विक्टेड नहीं है, नॉट कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस। बट कौन से ऑफेंस की बात हो रही है यहां पे? कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफेंस की बात हो रही है। इतना ही नहीं, वो गिल्टी फाउंड नहीं हुए किस चीज के? फ्रॉड के या मिसफिजेंस के, ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ड्यूरिंग दी लास्ट 5 साल, लास्ट 5 सालों में वो फ्रॉड या मिसफिजेंस के लिए गिल्टी नहीं हुए हैं। उसके बाद उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रजिस्ट्रार यानी आरओसी के पास फाइल करे थे कंपनी को बनाने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है एंड ट्रू है टू दी बेस्ट ऑफ नॉलेज। मतलब उनकी नॉलेज के हिसाब से उसने सब सच बताया, उसने झूठ बोलने की कोशिश नहीं करी है। एक और, ये डिक्लेरेशंस के बाद फिर आप जाएंगे पर्टिकुलर्स पे। पर्टिकुलर नंबर 1, पर्टिकुलर नंबर 2, पर्टिकुलर नंबर 3। क्या क्या पर्टिकुलर्स दोगे? पर्टिकुलर्स में सारे सब्सक्राइबर्स का, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर्स दोगे। नाम बताओगे उनका, पूरा पूरा नाम, फैमिली नेम, सरनेम मिलाकर। रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनैलिटी बतानी आपको जरूरी है। ठीक है सर, ये तो इंडिविजुअल के केस में हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट के केस में क्या बताओगे? बॉडी कॉर्पोरेट में जो रूल्स में बताया वो डिटेल्स उसकी देनी पड़ेगी, अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है तो। ओके सर। देन अगर डायरेक्टर, आर्टिकल्स में जिसका नाम एज फर्स्ट डायरेक्टर लिखा हुआ है उसका बताना पड़ेगा, उसका भी नाम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी। एक एक्स्ट्रा चीज उसकी क्या बतानी पड़ेगी? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज डिन, उसका बताना पड़ेगा। साथ ही साथ फर्स्ट डायरेक्टर का दूसरी कंपनी, दूसरी फर्म, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में कितना इंटरेस्ट है, ये भी पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। सो इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स, दूसरी फर्म्स में या दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, उनका कितना है, और साथ में एक रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी कि वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। और आप ये जानते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपको पहले से ही डिसाइड नहीं करना होता, आपके पास 30 डेज होते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस फाइनल करने के लिए। तो जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और दिया जाता है। तो क्या क्या दिया जाता है मेरे बच्चा? साइंड एमओए, साइंड एओए,
डिक्लेरेशन बाय सीए, सीएस, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट और फर्स्ट डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी की सारे रूल्स कंप्लाई करे गए। डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स इफ एनी, करेक्ट। क्या डिक्लेरेशन की भैया कोई भी हमने कॉन्विक्ट नहीं हुआ है किसी भी ऑफेंस के प्रमोशन फॉर्मेशन से रिलेटेड, कंपनी के ट्रस्ट जो मिसफिजेंस का केस है हमने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करा है, हमने फ्रॉड नहीं किया है, लास्ट 5 साल में हम गिल्टी नहीं हुए हैं और ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो करेक्ट ट्रू दिए हैं, ये सारी डिक्लेरेशन में लिखना होगा। फिर 3 पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, पर्टिकुलर्स सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का, ठीक है, पर्टिकुलर्स फर्स्ट डायरेक्टर का और पर्टिकुलर जो फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट दूसरी फर्म में है और बॉडी कॉर्पोरेट में है, और एक रिटर्न कंसेंट अलग से जाएगी और रजिस्टर्ड ऑफिस के बदले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा जब तक वो स्टेब्लिश नहीं हो जाता। इन डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद आरओसी आपको 2 चीजें देगा। क्या देगा? एक्चुअली में वो आपको देता तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बट उस पर एक और डेट मेंशन होती है, उस पर डेट मेंशन होती है जिस दिन कंपनी का बर्थडे होता है और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दैट इज सिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और कंपनी को क्या दे दिया जाता है? एक सिन एलोकेट किया जाता है जो कि एक सेपरेट डिस्टिंक्ट नंबर होता है। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल शॉल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कंपनी क्या करती है? आरओसी आपका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में लिख लेता है, आपकी कंपनी का नाम, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है उस फॉर्म में जो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आपने आरओसी को दी थी कंपनी बनाते हुए, उसकी कॉपी का सेट आपको मेंटेन करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। कब तक? जब तक कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 में डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, यानी परमानेंटली ये आपको संभाल के रखने पड़ते हैं, कंपनी को संभाल के रखने पड़ते हैं। देन अब अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई, कोई आपने फॉल्स झूठ बोल दिया, कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट दे दी या कोई इंपॉर्टेंट बात मटेरियल फैक्ट को छुपा लिया यानी सप्रेशन कर दिया, तो क्या होगा? तो 2 बातें होंगी, या तो वो पकड़ा जाएगा ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, कंपनी बनने से पहले ही पकड़ लिया, या हो सकता है कंपनी बनने के बाद यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दोनों ही केसेस में सेक्शन 447 लग जाएगा फ्रॉड का। लेकिन अगर पहले पकड़े गए तो उस केस में उस पर्सन के ऊपर जिसने ये गलत इंफॉर्मेशन दी थी, जो अवेयर था, उसके ऊपर सेक्शन 447 लगेगा। बट अगर कंपनी बनने के बाद पकड़े गए तो किसके ऊपर लगेगा? कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर और जो पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, जिसने वो गलत डिक्लेरेशन दिया है, उनके ऊपर सेक्शन 447 लगेगा। इतना ही नहीं, अगर ये केस ट्राइब्यूनल के पास चला गया और ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन हो गई इससे रिलेटेड, तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है। क्या पावर है बच्चों ट्राइब्यूनल के पास? सबसे पहली पावर ट्राइब्यूनल के पास यह है कि वो कंपनी की मैनेजमेंट को चेंज कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है बाय चेंजिंग इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये किस वजह से कर सकता है? मे बी पब्लिक के इंटरेस्ट में, मे बी कंपनी के इंटरेस्ट में, मे बी उसके मेंबर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में। इतना ही नहीं, ट्राइब्यूनल के पास यह भी पावर है कि वो जो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसको अनलिमिटेड करार भी दे सकता है। कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करवा सकता है या वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है, या कोई ऐसा ऑर्डर, अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट, अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट, जो कंपनी को क्या लगता है, जो ट्राइब्यूनल को सही लगता है। ठीक है, तो कौन कौन सी पावर है? मैनेजमेंट को रेगुलेट करने की बाय चेंजिंग, बाय अल्टरिंग दी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ठीक है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड करने की, रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम द रजिस्टर, वाइंडिंग अप का ऑर्डर, या अदर मैटर, जो भी अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट। लेकिन यह करने से पहले ट्राइब्यूनल 2 बातों का ख्याल रखता है। पहली बात क्या थी कि कंपनी को एक मौका देना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए कि क्या वो अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती है उसके अगेंस्ट जब हम ऑर्डर करें पास, है ना, उससे पहले हमें उसको मौका देना पड़ेगा। और सेकंड, ट्राइब्यूनल शॉल टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर पासिंग एनी ऑफ द अबव ऑर्डर। ट्राइब्यूनल पहले देखता है इस कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जिस्टिंग लायबिलिटी क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्डर इसे पास ऑन करना है, कौन सा ऑर्डर पास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्पाइस फॉर्म का, वेरी सिंपल, कि एमसीए ने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है फॉर्मेट्स को। स्पाइस फॉर्म आ गया जिसको सिंपली, अगर आप स्पाइस प्लस आ गया बल्कि, जिसको आप फाइल करते हो तो आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं, कंपनी का पैन, कंपनी का जीएसटी सब कुछ एक साथ मिल जाता है। ओके सर,
नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके शुरू के पॉइंट्स तो हम पढ़ चुके थे कि मेमोरेंडम में नॉमिनी क्लॉज होना चाहिए, नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए, करेक्ट। वो अपनी विड्रॉ भी कर सकता है, मेंबर्स भी चेंज कर सकता है इंटीमेशन देखकर, और इसको अल्टरेशन को डीम्ड नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 3 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब कौन पर्सन वन पर्सन कंपनी में मेंबर या नॉमिनी बन सकता है जो एलिजिबल है टू इनकॉर्पोरेट ऑफिसी। तो या तो आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और थर्ड, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। एक्चुअली में थर्ड कंडीशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर अदरवाइज वर्ड आ गया। इसका मतलब रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेसिडेंट मतलब जो पिछले साल इंडिया में, जो पिछले साल नॉट लेस देन 120 डेज इंडिया में रहा था, उसकी बात कर रहे हैं। बट अब वो कंडीशन इतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि वर्ड ऐड हो गया है और अदरवाइज। तो मेन कंडीशन जो हम एग्जाम में चेक करेंगे वो क्या होगी, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन की। नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन की। अ नेचुरल पर्सन shall not be a member of more than one OPC, यानी एक पर्सन दो ओपीसी में एक साथ मेंबर नहीं बन सकता, एक पर्सन दो ओपीसी में एक साथ नॉमिनी नहीं बन सकता। बट क्या एक ओपीसी में मेंबर और एक ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बट फिर क्वेश्चन आता है, सर अगर जिस कंपनी में हम नॉमिनी थे उस मेंबर की डेथ हो गई तो हम तो दो ओपीसी में एक साथ मेंबर बन जाएंगे, उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा कंपनी लॉ आपको 180 डेज का टाइम देता है कि 180 डेज में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लो, या तो इस ओपीसी को छोड़ दो या उस ओपीसी को छोड़ दो, करेक्ट। तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं कि 180 डेज के अंदर आप किसी एक ही ओपीसी के मेंबर रह जाना, ये आपको कंप्लाई करना है। क्या माइनॉर मेंबर बन सकता है ओपीसी में? नहीं। क्या माइनॉर नॉमिनी बन सकता है? द आंसर इज नो। क्या माइनॉर बेनिफिशियरी बन सकता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है? द आंसर इज नो। अच्छा, क्या ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है चैरिटेबल पर्पस के लिए? द आंसर इज नो। क्या बनने के बाद कन्वर्ट हो सकती है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या ओपीसी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। प्रोसीजर इसका दिया हुआ जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये कंपनी ना तो किसी और बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकती है, वन पर्सन कंपनी, और ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकती है। तो वन पर्सन कंपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 8 कंपनी, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन पर्सन कंपनी के बाद सेक्शन 8 कंपनी, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है मेरे बच्चा? सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जिसका तीन चीजों का हम चेक करते हैं। पहला, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट दी हुई है। कंपनी अगर कोई प्रॉफिट कमा भी, उसका प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट्स में ही लगा सकती है। और तीसरा, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड तो कतई ही नहीं दे सकती, डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं दे सकती। तो यही बात लिखी है, सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो या तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली होती है, यानी कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एटसेट्रा। ये कंपनी अपना प्रॉफिट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में लगा सकती है। प्रोहाइबिट 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 द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड किसी भी हालत में नहीं बांट सकती। अच्छा, कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहती है तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक लाइसेंस इशू करती है और उस लाइसेंस के बाद वो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन जाती है, जबकि उसके नाम के आगे लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड नहीं होता है। तो सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे आपको लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं दिखेगा, बट फिर भी उसके पास वो सारी प्रिविलेजेस और पावर्स होंगी जो एक लिमिटेड कंपनी के पास होती है, ठीक है। और ये लाइसेंस इशू करते हुए सीजी अगर चाहे तो वो कंडीशन लगा सकती है जो उसको ठीक लगती है। द आरओसी शॉल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर दिस सेक्शन। और आरओसी के पास एप्लीकेशन आते ही और लाइसेंस आते ही वो आपको एज अ कंपनी रजिस्टर कर देता है, और जैसे ही वो रजिस्टर कर देगा तो आप क्या बन जाओगे? एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन जाओगे, एक सेक्शन 8 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन जाओगे। ओके सर, क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी में मेंबर बन सकती है? द आंसर इज नो। बट क्या पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकती है? द आंसर इज यस। अच्छा, नॉर्मली अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल चेंज करना होता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और सेक्शन 13 और 14 का कंप्लायंस करते हैं। बट
सेक्शन 8 कंपनी के केस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में प्रायर अप्रूवल लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आपको कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल चेंज करना है। क्या सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो सकती है अदर काइंड ऑफ कंपनी में? बिल्कुल हो सकती है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी अदर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, जो कि रूल्स में प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है। ओके सर, क्या कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है? जो सीजी ने लाइसेंस दिया था कि तुम आज से सेक्शन 8 कंपनी हो, क्या वो वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, अगर यह पता चल जाए कि कंपनी ने सेक्शन 8 कॉन्ट्रावेन किया है, या उसे जो लाइसेंस दिया था, जिस कंडीशन लगा के दिया था, वो कंडीशन को उसने फॉलो नहीं करा, या कंपनी के जो बिजनेस, जो अफेयर्स चल रहा है वो फ्रॉड्यूलेंटली चल रहा है, या कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को फॉलो नहीं कर रही है, वायलेट कर रही है, या वो पब्लिक इंटरेस्ट से अगेंस्ट प्रीजुडिशियल है, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके रिवोकेशन दे सकती है। बट रिवोकेशन देने से पहले ऑफकोर्स वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगी, और जैसे ही वो लाइसेंस इशू वापस ले लेगी, रिवोक कर लेगी, कैंसिल कर देगी, तो आरओसी उस कंपनी के नाम के आगे या तो लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर देगा, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इससे भी आगे स्टेप ले सकता है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उसे लग गया कि नहीं, सिर्फ कंपनी का लाइसेंस रिवोक करने से काम नहीं चलेगा, इस कंपनी को या तो वाउंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, या इस कंपनी को अमलगेमेट करना पड़ेगा किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावर भी रखती है, लेकिन उसके लिए भी अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी को दी जाएगी। ठीक है, ओके सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर लिया कि भैया इस कंपनी को क्या करना है, अमलगमेट करना है अनदर कंपनी के साथ, तो वो ये कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि वो दूसरी कंपनी भी एक सेक्शन 8 कंपनी होगी जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव होंगे, और बाद में क्या बन जाएगी, एक सिंगल न्यू कंपनी बन जाएगी। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर पास कर सकती है, और अगर पैसे एसेट्स बेच के सारी लाइबिलिटीज रीपे करने के बाद कुछ सरप्लस बच जाता है, तो वो सरप्लस का क्या कर सकते हैं, उस सरप्लस को ट्रांसफर कर सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के पास जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, या जो प्रोसीड्स हैं वो दी जा सकती है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में डाली जा सकती हैं। ओके सर, चलिए पेनल्टी और पनिशमेंट की बात करते हैं कि भैया हमने कंपनी का लाइसेंस तो गया, बट सजा क्या मिलेगी? तो पनिशमेंट की अगर बात करें तो कंपनी पे 10 लाख से लेकर 1 करोड़, और ऑफिसर्स पे 25,000 से लेकर 25 लाख। लेकिन अगर हमें यह पता चला कि फ्रॉड्यूलेंट भी था, उसमें फ्रॉड एक्टिविटी भी कवर थी, तो सेक्शन 447 और अलग से लगाया जाएगा। इस कंपनी को बड़े सारे एक्सेप्शंस मिले हुए हैं, जैसे कि नॉर्मली हमें जनरल मीटिंग 21 दिन का क्लियर नोटिस देना होता है, बट ये कंपनी 14 दिन के क्लियर नोटिस से काम चला लेती है। जैसे कि कंपनी को मिनिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो कंडीशन लगती है वो सेक्शन 8 कंपनी को फॉलो नहीं करनी पड़ती। कुछ बड़ी कंपनियों को नॉमिनेशन, रिम्यूनरेशन कमेटी और शेयर होल्डर रिलेशन कमेटी बनानी पड़ती है, वो इन कंपनी यानी सेक्शन 8 कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सेप्शन दिया हुआ है। ओके सर, देन सेक्शन नंबर 9, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 9 सबसे सिंपल सेक्शन है, इनमें 30 केस लो दिए हैं, सारे एक ही बात करते हैं कि जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिस दिन रजिस्टर ऑफ कंपनीज में कंपनी की एंट्री करता है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, उस दिन से एक नई कंपनी का जन्म होता है, और वो कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, वो अपने नाम पर स्यू कर सकती है, वो किसी और को भी स्यू कर सकती है, लोग भी उसे स्यू कर सकते हैं। ये सारी पावर्स, वो सारे फंक्शंस एक्सरसाइज कर सकती है जो कि इस कंपनीज एक्ट में उसे पावर दी गई है। यही बात बेटा सेक्शन 9 में बताई गई है। ओके सर, नेक्स्ट आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? चार्टर होता है कंपनी का, मेन डॉक्यूमेंट होता है, बेस डॉक्यूमेंट होता है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एज पर सेक्शन 399, और अगर कोई भी काम हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर करते हैं तो कंपनी को वो अलाउड नहीं होता, कंपनी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में सीखेंगे। तो हम ये एमओए को क्यों रजिस्टर कराते हैं? हम एमओए को इसलिए रजिस्टर कराते हैं ताकि जो हमने कंपनी बनाई है
उससे पता चल सके कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है। शेयर होल्डर क्रेडिटर्स को भी पता चल सकता है कि कंपनी की क्या पावर है और कंपनी की क्या पावर नहीं है। शेयर होल्डर का पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है यह बात भी शेयर होल्डर्स को पता चल जाती है, यह बात भी। और मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे यह एजम्पशन होती है कि उसने पहले कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा हुआ है, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ओके सर, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में बेटा नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है। प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे ना तो प्राइवेट लिमिटेड ना लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी के नाम के ब्रैकेट में ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। ओके सर, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर स्टेट का नाम आता है कंपनी का, वो जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसका स्टेट का नाम आता है। इसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कहते हैं, इसको डोमिसाइल क्लॉज भी कहा जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। जी हां, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स और इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं जिसके लिए कंपनी बनाई गई है। देन आता है कैपिटल क्लॉज या लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में यह लिखा होता है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और कैपिटल क्लॉज में यह लिखा होता है कि कंपनी की जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो कितनी है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है। ओके सर, देन इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ, देखो अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो शेयर होल्डर्स को कितना, तो मेंबर्स को कितना पैसा लाना पड़ता है? तो मेंबर सिर्फ वाइंडिंग अप पे पैसा लेकर आते हैं, मेंबर सिर्फ वाइंडिंग अप पे पैसा लेकर आते हैं। वो सारे खर्चों का जो वाइंडिंग अप पे लगता है और वो पैसा जो एसेट्स में कम पड़ जाता है कंपनी के, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के केस में हम कितना मंगा सकते हैं? देखो आप जानते हो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम को कम से कम एक शेयर सब्सक्राइब करना होता है, कम से कम एक शेयर सब्सक्राइब करना होता है, और उनसे मैक्सिमम कितना मंगा सकते हैं पैसा? जितना अनपेड रह जाता है उतना पैसा मंगा सकते हैं। नेम क्लॉज, अब नेम क्लॉज, जब आप नेम क्लॉज में नेम आता है, अब कंपनी नाम अप्लाई करती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो वो एक नई कंपनी है इसलिए अप्लाई कर रही है, या एक पुरानी कंपनी अपने नाम को चेंज करना चाहती है इसलिए अप्लाई कर रही है। तो जब आप नाम जो मेमोरेंडम में ले रहे हो वो नाम किसी और कंपनी से आइडेंटिकल, मिलता सेम नहीं होना चाहिए, रिसेंबलिंग टू, बिल्कुल क्लोज नाम दूसरी कंपनी से नहीं होना चाहिए जो कि इस एक्ट या पुराने प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। साथ ही साथ वो ऑफेंस नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ में, साथ ही साथ वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में। और अगर आप कोई ऐसा नाम यूज करते हो जिससे कि पेट्रोनेज फील होता है कि आपकी कंपनी के साथ पेट्रोनेज है, सीजी का, स्टेट गवर्नमेंट का, या किसी कॉर्पोरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं जो रूल्स में आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास अप्रूवल नहीं आ जाता। ओके सर, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोसीजर दैट इज रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो रिजर्वेशन ऑफ नेम नई कंपनी अप्लाई करती है नाम के लिए, और पुरानी कंपनी नाम चेंज करने के लिए अप्लाई करती है। आरओसी नई कंपनी के लिए 20 दिन तक नाम रिजर्व करती है जो कंपनी नई बनने वाली होती है, और पुरानी कंपनी के लिए 60 दिन, अप्रूवल के 60 दिन तक वेट करती है। अगर उस टाइम तक आपने अपना चेंज नहीं करा या कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करी तो वो नेम रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है, वो नेम रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है। लेकिन रिजर्वेशन के बाद अगर हमें पता चला कि आपने नाम को अप्लाई करते हुए कोई गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करी थी, अब ये बात कब पकड़ में आ सकती है? या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले या कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले आ जाती है तो रिजर्व नेम को जो आपके लिए रिजर्वेशन किया था वो कैंसिल कर देंगे, फिर हम आपका 20 दिन का वेट नहीं करेंगे, 60 दिन का वेट नहीं करेंगे, और जो पर्सन जिसने एप्लीकेशन करी थी उस पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाकर छोड़ देंगे। लेकिन अगर कंपनी बन चुकी थी और आरओसी को पता चला, तो आरओसी कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद क्या क्या पावर रखता है? पहली पावर है वो कंपनी को बोलेगा कि ये कंपनी 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर दे, 3 मंथ्स के अंदर अपना नाम चेंज कर दे, और यहां पर स्पेशल नहीं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। या कंपनी का नाम ही स्ट्राइक ऑफ कर दिया रजिस्टर ऑफ कंपनी से, या पिटीशन फाइल कर दिया फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ट्राइब्यूनल के पास जाकर कि भैया इसको वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को पूरा फॉलो करवा लो। ओके सर, डोमिसाइल क्लॉज में स्टेट का नाम आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है बच्चा? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस सिंपल सी बात ये बोलता है, पहली बात वो ये बोलता है कि कंपनी मेमोरेंडम में जो काम अलाउड नहीं है
वो काम कंपनी को प्रोहाइबिट किया हुआ है, कंपनी वो नहीं कर सकती है, कंपनी वो अलाउड नहीं है। बट अगर कंपनी ऐसा काम कर देती है तो वो वाइड होगा, यानी पहले तो कर नहीं सकती है, और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो वो लॉ की नजरों में बाइंड होगा। ना तो उससे कंपनी बाइंड होगी, ना तो कंपनी थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है, और ना ही थर्ड पार्टी कंपनी पर केस कर सकती है। जनरल रूल यही है कि इवन सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी उस एक्ट को रेटिफाई करके इंट्रा वायरस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्ट कंपनी की पावर में था लेकिन डायरेक्टर्स की पावर के बाहर था, तो वो शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, उसे वैलिड बना सकते हैं। अगर कोई एक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर था बट मेमोरेंडम की पावर में था, वो भी आर्टिकल्स को अल्टर करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेमोरेंडम के बाहर किया गया काम रेटिफाई नहीं किया जा सकता। और यही बात बेटा अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन को लिमिटेड वर्सेस रिची के केस लॉ में हुई थी, जहां पर कंपनी ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जो कि अल्ट्रा वायरस था, पर बाद में वो कंपनी के ऊपर बाइंड अप नहीं हुआ था। फिर आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। इसमें लोग ये बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कि हम लोग कंपनी बनाने के लिए रेडी हैं, तो ये सिर्फ ये बताता है कि हम लोग कंपनी बनाने के लिए रेडी हैं। देन फॉर्मेट्स आ जाते हैं। मेमोरेंडम के फॉर्मेट्स टेबल ए से लेकर टेबल एफ तक होते हैं, टेबल ए से लेकर टेबल ई तक होते हैं, सॉरी, और ई के बाद से बेटा एफ से स्टार्ट हो जाते हैं। एफ से आपके टेबल स्टार्ट हो जाते हैं। जे के नॉट मच रेलेवेंट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं आपको कौन सा लर्न करना है। आपको टेबल नंबर ए लर्न करना है और टेबल नंबर एफ लर्न करना है, ये आपको पता होना चाहिए। टेबल ए क्योंकि दोनों ही लिमिटेड बाय शेयर्स वाले हैं, और लिमिटेड बाय शेयर्स वाली ही कंपनियां प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा इनकॉर्पोरेट होती है, जो नंबर्स ऑफ कंपनीज हैं वो ये ज्यादा इनकॉर्पोरेट होती हैं। ओके सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट होते हैं, वो मैटर्स इंक्लूड होते हैं जो कि रूल्स में बोला गया होता है, या मैनेजमेंट को कोई मैटर इंक्लूड करना है तो। लेकिन इंट्रेंचमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए स्ट्रिक्टर कंडीशन लगाना, जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यानी कंडीशन और प्रोसीजर दैट आर मोर रेस्ट्रिक्टिव देन स्पेशल रेजोल्यूशन, उसको हम इंट्रेंचमेंट लगाना कहते हैं। और अगर आप अपने आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना चाहते हो तो आप दो समय पे डाल सकते हो, या तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी तब डाल देना, या कंपनी बनने के बाद आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके डाल देना। अगर कंपनी की बनने के बाद अमेंडमेंट करके डाल रहे हो तो प्राइवेट कंपनी के केस में सारे मेंबर्स का अप्रूवल लगता है, और जबकि पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन। भले ही आपने कभी भी इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला हो, आरओसी को बताना तो मैंडेटरी है। नोटिस टू आरओसी इज मैंडेटरी इन ऑल द केसेस जब भी आपकी कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोविजन होगा, ठीक है। कि जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, टेबल एफ से लेकर टेबल जे तक दिए हुए हैं, लेकिन ये फॉर्मेट्स कहां दिए हुए हैं? शेड्यूल 1 में। कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल है, उसके शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। ओके सर, मॉडल आर्टिकल्स की बात करता हूं तो कंपनी ये जो आर्टिकल्स को फॉलो करना है नहीं करना है ये कंपनी की मर्जी है। वो पूरा अडॉप्ट कर सकती है, पार्शियल अडॉप्ट कर सकती है, अलाउड है, लेकिन उसे क्लियरली लिखना पड़ेगा कि वो पूरा अडॉप्ट कर रही है, एक्सक्लूड करनी है, ये बात उसे लिखनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं लिखती है तो उस केस में, अगर कंपनी ने ऐसा नहीं लिखा कि वो मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम ये मान लेंगे कि वो मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो कर रही है। ओके सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, जिसमें बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इतना बोलता है कि आउटसाइडर को इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल प्रोसीजर्स को देखने की जरूरत नहीं है। वो ये एज्यूम कर सकता है कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीजर सही से कंप्लाई करे हैं। इसमें टर्कांड रूल भी बोला जाता है। रॉयल ब्रिटिश वर्सेस टर्कांड का केस इसमें हुआ था। बेसिस फॉर ये, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्यों आया? क्योंकि ये एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, बट ये क्यों आया? क्योंकि कंपनी ना फिर गलत फायदा उठा लेती, और इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाया गया। सो व्हाट हैपेंस इन इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। पब्लिक नॉलेज यार नहीं पता ना हमें, अंदर क्या हो रहा है ये पब्लिक को नहीं पता, और इसीलिए आउटसाइडर अज्यूम कर सकता है कि अंदर सब कुछ ठीक हो रहा है। और दूसरा, अगर ये डॉक्ट्राइन नहीं लेकर आया जाता तो कंपनी हमेशा क्रेडिटर्स को पैसा देने से मना कर देती, ये कहकर कि ये बंदे के पास तो अथॉरिटी नहीं थी काम करने की, ऑफिशियल की तो अथॉरिटी नहीं थी। ओके सर, इसके 3 एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, जो डायरेक्टर्स के केस में होता है, जो नॉर्मली कहते हैं कि यार तुम्हें तो नॉलेज होनी चाहिए थी इस इरेगुलरिटी की, तुम्हें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का पॉइंट नहीं मिलेगा। नेग्लिजेंस,
यहां पर अगर आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि सामने वाले के पास कंपनी के बिहाफ पर अथॉरिटी नहीं है ट्रांजैक्शन एंटर करने की, तो आप नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको ड्यूटी बनती है, आप चेक करें, आप उसका अथॉरिटी लेटर चेक करें, उसके बाद उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। और तीसरा फॉर्जरी, फॉर्जरी के केस में तो लॉ पहले ही पीछे हट जाता है। फॉर्जरी के केस में वो बोलता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज है तो इस केस में कभी भी आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बचा नहीं सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बचा नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन नंबर 6, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल एटसेट्रा। एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स एटसेट्रा। इस केस में मेरे बच्चा, इस केस में यह बोला जाता है कि एक्ट जो है वो मेमोरेंडम को भी ओवरराइड कर जाता है, कंपनी के आर्टिकल को भी ओवरराइड कर जाता है। कंपनी कोई एग्रीमेंट करती है उसको भी, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, सब कुछ, चाहे वो रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटेड पास्ट कुछ भी हो, हर चीज को एक्ट ओवरराइड कर जाएगा। अगर एक्ट और मेमोरेंडम एसोसिएशन में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा हुआ है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लॉ की नजरों में वॉइड माना जाएगा, लीगल पॉइंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके सर। नाउ अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सेक्शन 10, यानी एक बार जब कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे बेटा ये होता है कि कंपनी बाइंड हो जाती है, कंपनी बाइंड हो जाती है, कंपनी लायबल हो जाती है मेंबर्स को। ठीक है, जो राइट्स उसे मेंबर्स को देने चाहिए वो राइट्स कंपनी को मेंबर्स को देने पड़ते हैं, और मेंबर बाइंड्स हो जाते हैं कंपनी को, यानी हमने जो प्रॉमिस किया है गारंटी का अमाउंट या अनपेड शेयर का अमाउंट वो हमें कंपनी को देना होगा। बट नॉर्मली एक मेंबर दूसरे मेंबर्स को लायबल नहीं होता, नॉर्मली एक मेंबर दूसरे मेंबर को लायबल नहीं होता। और यही पॉइंट यहां पर क्लियर करता है कि अगर कोई पैसा मेंबर ने कंपनी को देना है जो कि मेमोरेंडम या आर्टिकल में मेंशन है, तो उस केस में लॉ ऐसा मानेगा जैसे कि वो एक उधारी है जो ड्यू है कंपनी को, और वो वैसे रिकवर कर सकती है जैसे नॉर्मली बाकी लोगों से वो पैसा रिकवर करने की पावर रखती है। नेक्स्ट आता है बच्चों अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को अल्टरेशन की बात कर रहे हैं, नेम क्लॉज वगैरह, ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह अल्टर करना है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना होता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो सीधा टेबल से देख लेते हैं। यहां पर अगर कंपनी को नेम क्लॉज अल्टर करना है सेक्शन 13 के अंदर, अपनी मर्जी से अगर अल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आरओसी से जिस पे नया नाम लिखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपनी का नाम में से प्राइवेट वर्ड हटा रहे हो या डिलीट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो उस केस में उसे नेम क्लॉज का चेंज नहीं माना जाएगा, वहां पर आपको यह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज कर रहे हो, डोमिसाइल क्लॉज को चेंज कर रहे हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। अप्रूवल ऑफ सीजी कब रिक्वायर्ड होगा, जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि वहीं पे स्टेट का ही तो नाम लिखा होता है, सेम स्टेट में करोगे तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज ही नहीं होता है। ओके सर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये एप्लीकेशन डिस्पोज कर देगा विद इन 60 डेज, लेकिन ये डिस्पोज करने से पहले वो एक बात चेक करता है कि क्या क्रेडिटर्स की कंसेंट, मतलब जिसका पैसा देना है कंपनी ने, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर और अदर पर्सन का, क्या उनका पैसा तो ठीक है लेकिन क्या उसकी कंसेंट ले ली। अगर कंसेंट नहीं लिया तो क्या उनके लिए प्रोविजन बना के रखा हुआ है या एडुकेट सिक्योरिटी उन्हें दी हुई है या नहीं दी हुई है, ये चेक करने के बाद ही सीजी जो है ये ऑर्डर पास करती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर चेंज करना है तो यहां पर दो पॉइंट्स होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है और आरओसी के पास फाइल हो जाता है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है अगर किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठाया हुआ है और अभी भी उसके पास कुछ अनयूटिलाइज्ड पैसा बचा हुआ है और वो उस पैसे को किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहती है मेमोरेंडम को चेंज करके, तो वहां पर बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। लेकिन उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगा लेकिन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के में, और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा, एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा, किसके द्वारा, प्रमोटर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स बहुत सिंपल सी बात करता है, किसी भी कंपनी को अगर अपना आर्टिकल चेंज करना है तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन रहे हो और पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन रहे हो तो ये केसेस भी आर्टिकल्स के चेंजिंग में अल्टरेशन माने जाएंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी शॉल नॉट बी वैलिड जब तक कि आप सीजी का अप्रूवल नहीं ले लेते, फाइलिंग ऑफ अल्टरेशन विद द आरओसी, अल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद
अल्ट्रेशन उस दिन से वैलिड मान लिया जाएगा जिस दिन वो रजिस्टर हो जाएगा और ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो ओरिजिनली कंटेंट था आर्टिकल्स में। अच्छा जी, अब अल्ट्रेशन होने के बाद चाहे फिर वो मेमोरेंडम का अल्ट्रेशन हो चाहे आर्टिकल्स का अल्ट्रेशन हो, अल्ट्रेशन एक बार हो गया तो आपकी कंपनी की ड्यूटी है कि कोई भी कॉपी फिर बिना अल्ट्रेशन के नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भी कॉपी बिना अल्ट्रेशन के चली गई तो 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी, 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी लगने वाली है पेनल्टी। ओके सर, ये किसके ऊपर लगेगी? कंपनी और एवरी ऑफिसर के ऊपर लगेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 17, बड़ा सिमिलर है सेक्शन 15 से। ये बोलता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने, किसी मेंबर ने कंपनी से पैसे पे करने के बाद रिक्वेस्ट करी है, पेमेंट ऑफ फीस के बाद रिक्वेस्ट करी है कंपनी से, या तो उसका मेमोरेंडम मांगने की, आर्टिकल मांगने की, या एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन मांगने की, तो उस केस में कंपनी की ड्यूटी है कि वो 7 दिन के अंदर उसे वो कॉपीज प्रोवाइड कर दे। अगर नहीं प्रोवाइड कर पाई 7 दिन के अंदर तो कंपनी और वो ऑफिसर जिसकी गलती थी उसके ऊपर डिफॉल्ट लगेगा 1000 रुपीज फॉर ईच डे, और मैक्सिमम कितना चला जाएगा? वो 1 लाख रुपए तक जा सकता है। ओके सर। नेक्स्ट आता है बच्चों रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिनों में, कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिनों में फाइनल कर लेना होता है? विद इन 30 डेज फाइनल कर लेना होता है, और आरओसी के पास एक रिपोर्ट भी फाइल कर देनी होती है। सो अ कंपनी शॉल विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसको वो फाइनल करने लेना होता है, और उसके बाद उसके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, उसके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। ठीक है, एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट जाएगी। The company shall furnish to the registrar a verification report within a period of 30 days of its incorporation। फिर कंपनी का ये सेक्शन थोड़ा सा खो जाता है और रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह लेबलिंग ऑफ कंपनी वाले पॉइंट पे चला जाता है कि कंपनी को कहां कहां क्या क्या चीजें लिखना मैंडेटरी है। जैसे कि कंपनी को पेंट या अफिक्स करना होता है अपना नाम, अपना एड्रेस, कौन सा एड्रेस? रजिस्टर्ड ऑफिस का, और वो वहां पर पेंट किए अफिक्स करा के लगना होता है कहां पर? जहां जहां उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां जहां उसका ऑफिस है, वहां पर आउटसाइड पे उसे कॉन्स्पिशियस पोजीशन, मतलब ऐसी पोजीशन पे जहां पर दिखे लेजिबल लेटर्स जो कि पढ़ते आए, इस तरह से उसको लिखना है, इस तरह से उसको लिखना है। ठीक है, ओके। देन आपको कॉमन सील, अगर कंपनी की कॉमन सील क्योंकि ऑप्शनल होती है, तो अगर कंपनी ने कॉमन सील भी ऑप्ट करी है तो कॉमन सील पे भी कंपनी का नाम इनग्रेव्ड होना चाहिए। और कंपनी के जितने भी बिजनेस लेटर, बिल हेड्स, लेटर पेपर या कोई भी नोटिस या ऑफिशियल पब्लिकेशन जाएगा, उस पे कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, उसका CIN, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। और कंपनी अगर कोई हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाती है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाती है जो कि रूल्स में प्रिस्क्राइब करा है, उस पर भी उसका नाम प्रिंटेड होना चाहिए। लेबलिंग पे चला गया रजिस्टर्ड ऑफिस के सेक्शन से, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है। अगर कंपनी ने अपना नेम चेंज किया है तो ऊपर जहां जहां नाम लिखने बोला है उसको पुराना नाम भी 2 सालों तक लिखना होगा, यानी लास्ट 2 इयर्स में जितने भी नाम चेंज हुए हैं वो नाम भी साथ में लिखे होंगे नीचे, फॉर्मली नोन एज करके। ओके सर। ओपीसी के केस में 1% कंपनी यानी ओपीसी लिखना मैंडेटरी है। देन नोटिस ऑफ चेंज टू आरओसी, नोटिस ऑफ एवरी चेंज, अगर फ्यूचर में आरओसी चेंज होता है तो सॉरी आरओसी नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है, तो अगर कंपनी का फ्यूचर में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है, जी हां, अगर कंपनी का फ्यूचर में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है तो उसे आरओसी को मैंडेटरी है बताना, उसको आरओसी को हर केस में मैंडेटरी है बताना। बट ये डिपेंड करता है कि वो कहां से कहां जा रहा है। अगर सेम सिटी में चेंज हो रहा है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाता है, 30 दिन में आरओसी को बता दो। अगर सिटी चेंज हो रही है, करेक्ट, सिटी, टाउन, विलेज ये चेंज हो रहा है, तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगता है और आरओसी को बता दो। अगर सेम स्टेट है बट एक आरओसी से दूसरे आरओसी जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में ऐसा पॉसिबल है, तो वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा और रीजनल डायरेक्टर की परमिशन भी लगने वाली है। ठीक है, ओके सर। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो यहां पर बेटा कौन सा सेक्शन हमने जो पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लग जाएगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा नए आरओसी से। ओके सर, चलिए, तो एक बार अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि आपने सारी चीजें फॉलो करी हैं जो लॉ ने बोली थी। ओके सर। देन आते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दैट इज सेक्शन 10A। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज सेक्शन 10A। इसमें बहुत सिंपल सी बात यह बोली गई है कि कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बोरोइंग पावर को एक्सरसाइज करने से पहले, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बोरोइंग पावर को
एक्सरसाइज करने से पहले कंपनी को दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, उसे ये डिक्लेरेशन देनी है, किसको? कंपनी के डायरेक्टर को। कितने दिन में? 180 डेज, कंपनी के बनने के 180 डेज में, कि जितने भी सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम थे, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उन्होंने शेयर्स की वैल्यू जो है वो कंपनी को पे कर दी है। और दूसरा, कंपनी ने आरओसी के साथ एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो उसे 30 डेज में देनी थी वो दे दी है। द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो 30 डेज में हमने पढ़ा था वो वाली रिपोर्ट। अगर डिफॉल्ट कर दिया कंपनी ने तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की, ठीक है। एंड एवरी ऑफिसर जिसकी गलती होगी उसके ऊपर 1,000 रुपए फॉर ईच डे, 1,000 रुपए पर डे की लगेगी। और मैक्सिमम कितनी जाएगी बेटा? 1,00,000 रुपए तक जाएगी। अगर ये जो डिक्लेरेशन है यही नहीं दिया, कंपनी के पास मतलब आरओसी के पास बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है इससे रिलेटेड, कि वो चाहे तो रीजनेबल कॉज है कि कंपनी कोई धंधा वंदा नहीं कर रही है तो वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करा सकती है, कंपनी का नाम रजिस्टर से रिमूव करा सकती है। ओके सर, द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 10A, the declaration under section 10A by a director shall be in the prescribed form in the prescribed phase। यानी सेक्शन 10A में जो डिक्लेरेशन देना है वो कौन वेरीफाई करेगा? या तो कंपनी सेक्रेटरी वेरीफाई करेगा, या सीए वेरीफाई करेगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वेरीफाई करके देगा। ओके सर, नेक्स्ट आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। इसमें तो बहुत ही सिंपल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी कंपनी को ऑर्डर देके बोल सकती है नाम चेंज करने का, या अगर ट्रेडमार्क ओनर था जिसका नाम किसी कंपनी ने चुरा लिया तो वो विद इन 3 ईयर सीजी के पास एप्लीकेशन करके सीजी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज चेंज कर दो। तब ये सेक्शन लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में कंपनी का नाम आइडेंटिकल या बहुत ही मिलता जुलता है इन एग्जिस्टेंट किसी प्रीवियस कंपनी से, तो सीजी एक्शन ले सकती है और कंपनी को बोल सकती है कि अपना नाम चेंज कर लो, ठीक है। और यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। सेम केस विद द ट्रेडमार्क वाले केस में, लेकिन यहां पर आपको क्या याद रखना है? 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर ही, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर, या कंपनी ने जब अपना नाम चेंज कराया था तो उसके 3 साल के अंदर ही ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क ओनर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है सीजी को। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को बेटा फिर अपना नाम चेंज कर देना पड़ेगा। कंपनी को अपना नाम चेंज करने के लिए 3 महीने दिए जाएंगे और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाएगा। नाम चेंज करते ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आरओसी के पास फाइल किया जाएगा और भैया नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा, कंपनी ने सीजी की ऑर्डर को पास फॉलो नहीं करा, तो उस केस में सीजी के पास नई पावर है, पहले ये पावर नहीं थी। सीजी के पास ये पावर आ गई कि वो नया नाम खुद फाइनल करके कि मैं आज से इस कंपनी का ये नाम रखती हूं, वो आरओसी को बोल देगा कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज में इस कंपनी का नाम चेंज कर दो। ओके, क्या उसके बाद कंपनी खुद से अपना नाम चेंज कर सकती है? यस, बिल्कुल चेंज कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दैट इज सेक्शन 18, ठीक है। ओके सर, यहां पे क्या बोला है कि अगर कोई कंपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम और आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा, अल्टरेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? बाय फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। और अल्टरेशन के बाद कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास, जो आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ कि भैया सारा कुछ फॉलो हुआ है, वो पुरानी कंपनी को क्लोज कर देगा, पुरानी कंपनी को क्लोज कर देगा और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा फॉर द कंपनीज, नई टाइप की कंपनी के रजिस्ट्रेशन का। लेकिन कंपनी ने कन्वर्जन से पहले कोई भी उधार, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो बिल्कुल ऐसे सेटिस्फाई किया जाएगा जैसे कि कन्वर्जन नहीं हुआ है। ओके सर, क्या सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स खरीद सकती है? नॉर्मल रूल ये बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती और होल्डिंग कंपनी भी सब्सिडियरी कंपनी को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। दिस इज द नॉर्मल रूल, बट इस रूल के 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्ड करती है शेयर्स को होल्डिंग कंपनी के एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर तो वो होल्ड कर सकती है। अगर सब्सिडियरी कंपनी ट्रस्टी के रूप में होल्ड कर रही है तो भी कर सकती है। या अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर कब से थी? जब से वो सब्सिडियरी कंपनी बनी नहीं थी, उससे पहले से थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
क्या इन 3 एक्सेप्शन में वो होल्ड तो कर सकती है, बट क्या वो वोटिंग पावर भी एक्सरसाइज कर सकती है? तो लॉ बोलता है सब्सिडियरी कंपनी के पास राइट टू वोट होगा एट द मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन एक्सेप्शन 1 एंड 2, यानी थर्ड एक्सेप्शन में उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाले केस में होगा, ट्रस्टी वाले केस में होगा, बट थर्ड केस में उसके पास वोटिंग राइट नहीं होने वाला है, ये याद रखिएगा। ओके सर। नेक्स्ट आता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको कंपनी को या कंपनी के ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसका लीगल क्या तरीका है? तो आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, कुरियर सर्विस से भेज सकते हैं, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर छोड़ के आ सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउड है। अगर अगर किसी कंपनी को मेंबर्स को भेजना है या रजिस्ट्रार को कोई चीज फाइल करनी है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो वो कैसे जाएगा? वो पोस्ट से जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से जा सकता है, स्पीड पोस्ट से जा सकता है, कुरियर से जा सकता है। आप रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑफिस पे छोड़ सकते हैं या शेयर होल्डर के मेंबर के एड्रेस पे छोड़ सकते हैं, बाय सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर किसी मेंबर ने फीस पे करी है और बोला है कि मेरा डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर मोड से आना चाहिए, तो फिर कंपनी को उसका डॉक्यूमेंट उसी पर्टिकुलर मोड से भेजना पड़ेगा। बट अगर कोई शेयर होल्डर बाहर गया हुआ है घूमने, तो ये शेयर होल्डर को कैसे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट? उसके बाहर वाले एड्रेस जहां वो छुट्टी मनाने गया है, या जो कंपनी के पास एड्रेस रजिस्टर्ड है वहां, तो जो कंपनी के पास एड्रेस रजिस्टर्ड है उसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे उसे दिया जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का ऑथेंटिकेशन करना है तो वो कैसे होगा मेरे बच्चा? अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय अ कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मे बी साइंड बाय, कोई भी केएमपी कर सकता है या कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ने अथॉरिटी दी है वो कर सकता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। देन केएमपी कौन होता है ये सब लिखा हुआ है, ये हमने एमसीक्यू वाले सेशन में कवर कर लिया था। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज या कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पावर की बात यहां पे कही है। तो अगर कंपनी को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रोमिसरी नोट बनाना है, एक्सेप्ट करना है, बनाना है, ड्रॉ करना है या इंडोर्स करना है, तो कंपनी वो लीगली कैसे कर सकती है? उसको उसको कैसे कर सकती है? इन द नेम और कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ बाय एनी पर्सन एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी। उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, कौन सी? या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए या इंप्लाइड अथॉरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अगर कंपनी को किसी को पावर देनी है तो वो कैसे पावर देती है? कंपनी या तो कॉमन सील, राइटिंग में कॉमन सील लगा के किसी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है। क्या पावर दे सकती है? जनरल पावर दे सकती है या स्पेसिफिक पावर दे सकती है, बिकॉज एजेंट की अथॉरिटी जनरल अथॉरिटी होती है या स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो हम उसे डीड्स करने की, कंपनी के बिहाफ पर डीड्स करने की पावर दे सकते हैं कंपनी सील लगा के। हाउएवर अगर कंपनी के पास कंपनी सील नहीं है तो अबव ऑथराइजेशन कैसे, फिर अथॉरिटी कैसे दी जाएगी किसी पर्सन को? तो फिर मेड बाय 2 डायरेक्टर्स, या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे कंपनी के, या 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है तो। ठीक है, और फिर कोई भी डीड जो साइन करेगा वो पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग अप होगी, वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने सारे ऑलमोस्ट मोटे मोटे पॉइंट हमने कवर अप कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे बेटा एमसीक्यू सेशन में। कहां मिलेंगे मेरे बच्चा? एमसीक्यू सेशन में हम लोगों का मुलाकात होने वाली है। ओके सर।